अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्दा है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मोहम्मद याकूब, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं उमर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है बांग्लादेश क्राइसिस, शेख हसीना बांग्लादेश मिलिट्री कॉप। तो खान साहब की वीडियो भाई काफ़ी डिटेल में वीडियो है कि किस तरह जो है वो बांग्लादेश की हिस्ट्री भी बताई गई है, किस तरह जो है एक दूसरे को मारते रहे हैं। एक दूसरे को मारा गया है, काटा गया है। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। जय हिंद। देखिए, बांग्लादेश में अभी जो हालिया घटना हुई है और शेख हसीना को वापस भारत में शरण लेना पड़ा है, कोई ऐसा नहीं है कि ये पहली बार शरण ली है। और इससे बाद इस एक समय था जब बांग्लादेश में ये लौट के गई थी और शेख हसीना वापस बांग्लादेश लौट के जाएंगी और फिर चुनाव लड़ेंगी। इसके बांग्लादेश में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसको जानने के लिए हम लोग को आजादी के समय से एक लंबे इतिहास से पीछे चलना पड़ेगा। जब ये पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान एक ही थे, यहाँ पर ये दोनों एक ही थे और इनके संसद भवन को नेशनल असेंबली कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट संसद भवन कहते हैं, इसको नेशनल असेंबली कहते हैं, जिसमें 300 सीटें हैं। बहुमत के लिए 151 चाहिए तो सरकार बना लेंगे। जब चुनाव हुआ तो वहां 2 प्रमुख पार्टियां लड़ रही थी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की ओर से थे जुल्फिकार अली भुट्टो और आवामी लीग की ओर से लड़ रहे थे शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान ये पूर्वी पाकिस्तान के रहने वाले थे और जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे वो पश्चिमी पाकिस्तान के थे। चुनाव में जो होता है, जुल्फिकार अली भुट्टो हार जाते हैं, इन्हें केवल 86 सीटें मिलती हैं, जबकि बहुमत के लिए 151 सीटें चाहिए होती हैं। इन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हार जाती है, जबकि शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग 167 वोट पाती है, यानी 151 से ज्यादा पाती है, 40% वोट पा जाती है। आप ऐसे ही समझिए कि मोदी जी को 36% वोट मिला है, बीजेपी को 36% और इन्हें 40%। कितना था? तो बांग्लादेश के लोगों में बहुत खुशी हुई थी कि मतलब उस समय बांग्लादेश नहीं था, पूर्वी पाकिस्तान के हमारे एरिया का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, हमें विकास होगा। जैसे भारत में कैसे होता है कि साउथ से कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो साउथ के लोग खुश होंगे ज्यादा। जैसे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से है तो गुजरात के लोगों को लगता है हमारे यहां से गए हैं, तो इसे सबको लगता है, तो ये लोग भी खुश थे। तो जब ये शपथ लेने यहां गए ना, तो ये जो थे जुल्फिकार अली भुट्टो यहिया खान से मिलकर इनको जेल में बंद कर दिया। कहा कि नहीं, तुम बंगाली है, तुम लोग कैसे प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये लोग ना यहाँ के लोगों को बड़ी हीन नजर से देखते थे, काला बोलते थे, बंगाली बोलते थे, उल्टा सीधा बात बोलते थे यहाँ के लोगों को। और ये लोग तब देखे लो कि भैया इतना तक तो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, बट इनके प्रधानमंत्री को जेल में डाल दिया गया, तो यहाँ बगावत हो गई। जब बगावत हो गई तो शेख मुजीबुर रहमान को छोड़ा गया और जब वो छूट के आए बांग्लादेश में तो उन्होंने कह दिया कि बांग्लादेश, ये पूर्वी पाकिस्तान अब पाकिस्तान का भाग नहीं रह सकता है, हमें अपना अलग बांग्लादेश बनाना पड़ेगा। और इसके लिए एक लंबा आंदोलन छेड़ दिए यहाँ पे। जब यह आंदोलन छेड़ा गया तो ये जो खचरा है जुल्फिकार अली भुट्टो, इसने वहां भेजा जनरल टिक्का खान को। जनरल टिक्का खान जब बांग्लादेश पहुंचा, उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, तो यहां पर आंदोलन कर रहे लोगों पर इतना अत्याचार किया कि बांग्लादेश में, यानी उस समय का पूर्वी पाकिस्तान में, इसने ऑपरेशन सर्च लाइट चालू किया और 30 लाख लोगों की हत्या कराया था। 30 लाख लोगों की हत्या कराने के कारण से जनरल टिक्का खान को बूचर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है और इसने 4 लाख औरतों का रेप कर दिया था। अपने देश की 4 लाख महिलाओं का रेप किया और यह कह के किया कि रेप करो ताकि इससे जो अगली बच्चे पैदा होंगे रेप के कारण, तो वो पश्चिमी पाकिस्तान का डीएनए उसमें ज्यादा पाया जाएगा और वो लोग आजादी की मांग नहीं उठाएंगे। यहां पर इस तरह का ये नीच आदमी था। इस जघन्य अपराध के बाद यहां पूर्वी पाकिस्तान से शरण लेने के लिए भारत में लोग भागने लगे, जैसे तैसे अपनी जान बचा के भागने लगे। यहां इंदिरा गांधी की सरकार थी और मानेक साहब हमारे उस समय के जनरल साहब थे, तो इन लोगों ने भी तैयारी कर ली थी कि आगे कुछ होने वाला है। तो बांग्लादेश के लोगों ने, वहां के लोगों ने एक अपनी अलग संगठन बनाई, मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी को भारत का खुला सपोर्ट था और मुक्ति वाहिनी के लोग थे वो बांग्लादेश के ही लोग थे। वहां पे वो कह रहे थे कि अब हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, हमें अलग देश चाहिए। जबकि यहाँ पे जो जनरल टिक्का खान था उसने 3 ब्रिगेड बनाया था, अल बद्र, अल शम्स और रजाकार, जिसमें सबसे जालिम जो थे सब वो रजाकार थे। सबसे ज्यादा रेप किया, सबसे ज्यादा मर्डर किया तो ये रजाकार थे सब। रजाकारों की संख्या 50,000 थी। ये 50,000 मिलके 30 लाख लोगों को मार दिए सब और 4 लाख से ज्यादा महिलाओं का रेप किए सब यहां पर। और इधर से लड़ रही थी मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी का भारतीय इंडियन आर्मी सपोर्ट कर रही थी। अंततः मुक्ति वाहिनी की जीत हुई और ये पाकिस्तानी बेशर्मों ने
93,000 फौज ने सरेंडर किया। दुनिया का इतिहास है कि 93,000 फौजों ने सरेंडर नहीं किया। देखिए हथियार जमीन पे फेंक दिए लोग, अपना बेल्ट उल्ट उतार के ऐसे सरेंडर करके यहाँ नियाजी साहब सरेंडर कर रहे हैं यहाँ पे, और ये बहुत आइकॉनिक फोटो है यहाँ पर। तो यहाँ हो गया, इस प्रकार बांग्लादेश का निर्माण हुआ। अब बांग्लादेश का निर्माण हुआ, यहीं से विवाद चालू हुआ। पाकिस्तान देखना नहीं चाहता था शेख मुजीबुर रहमान को, और शेख मुजीबुर रहमान का साथ दिए थे उस समय के आर्मी जनरल जियाउर रहमान। तो जियाउर रहमान और शेख मुजीबुर रहमान दोनों मिलकर बांग्लादेश की स्वतंत्रता में आंदोलन में भाग लिया था। लेकिन जियाउर रहमान का कहना था कि हमारा उतना नाम नहीं हुआ, ज्यादा नाम इनका हुआ। रीजन क्या है, ये पॉलिटिशियन थे, वो सेना के आदमी थे, तो सेना के आदमी का बैकग्राउंड उतना पता नहीं चलता यहाँ पे। तो यहाँ पर इन्हें फादर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है। बांग्लादेश की स्थापना किया, और जैसे हमारे यहाँ फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को कहते हैं, वहां शेख मुजीबुर रहमान को कहते हैं। ये भारत के प्रति बड़ी अच्छा इनका विचारधारा था, सेकुलर विचारधारा के थे और सबको लेके चलने वाले थे। लेकिन पाकिस्तान इनके पीछे पड़ा था और पाकिस्तान चाहता था इन्हें मरवा दिया जाए, और हुआ भी ऐसे ही। आजादी के महज 1972 में पाकिस्तान ने मान्यता दिया बांग्लादेश को। 3 साल बाद 15 अगस्त 1975 को 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान अपने घर में थे। उस समय आर्मी के कुछ लोग आए, आर्मी वाले कुछ वर्दीधारी इनके घर में घुसे, और घर में घुस के गोलियां चलाने लगे। जब गोलियां चलाने लगे तो ये सीढ़ियों से उतर रहे थे, तो यहीं पे गोली मार दिया गया। इन्हीं सीढ़ियों पे शेख मुजीबुर रहमान को गोली मार दिया गया, और उनके घर में 17 लोगों को मार दिया गया। हद तो तब हुआ जब उनके 10 साल के लड़का को भी मार दिया गया। 10 साल के लड़का को गोली मारा गया। सोचिए, एक परिवार में जब 17 लोग की मौत होगी तो क्या बीतता होगा। शेख मुजीबुर रहमान का पूरा खानदान उजाड़ दिया गया था। एक आदमी की मृत्यु होती है तो हालत खराब हो जाता है, और यहां पर इन्हें इतनी बेरहमी से मारा गया और लाश को ऐसे दफनाया गया था। सोचिए पाकिस्तान वाले कितने निर्मम हत्या के। अरे भाई, अगर किसी की जान ले भी लियो, अब मर गया है तो अब मरने के बाद लाश से क्या बदतमीजी करना है। एक गड्ढा में जानवर की तरह लाश दफनाए थे सब। केवल इनकी 2 बेटियां बच गई थी, शेख रेहाना और शेख हसीना, क्योंकि इनके हस्बैंड जर्मनी में थे उस समय, तो ये जर्मनी में थी उस समय, तो जर्मनी में थी। तो पाकिस्तान की जो आईएसआई थे सब, उनका कहना था 17 लोग को मार दिए, इदूगो को और मार देते हैं, नहीं तो ये दिक्कत करेंगे सब। यह बात पता चल गई भारत को। भारत को पता चल गई कि पाकिस्तान की आईएसआई शेख हसीना और शेख रेहाना को जर्मनी में मारना चाहते हैं। तो इंदिरा गांधी ने उन्हें भारत में एसाइलम दे दिया, शरण दे दिया कि आप भारत में रहिए तब तक जब तक बांग्लादेश की स्थिति सही नहीं हो जाती है तब। और जैसे बांग्लादेश की स्थिति सही हो जाएगी, आप वापस जाके वहां चुनाव लड़िएगा और फिर सत्ता संभालिएगा। यही कारण है कि शेख हसीना भारत का बहुत समर्थन करती हैं, क्योंकि शेख हसीना जिंदा है तो उसके कहीं ना कहीं उसके पीछे भारत का हाथ है। अगर भारत को शरण नहीं दी रहती तो इन लोग को बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि आईएसआई इनके पीछे पड़ी हुई थी। हुआ क्या, वहां पर 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हो जाती है। तो शेख मुजीबुर रहमान के साथ जो सेनापति लड़ रहे थे जियाउर रहमान, जो ये कह रहे थे कि हमको क्रेडिट नहीं मिला, अब इनके हाथ में सत्ता आ जाती है। तो जियाउर रहमान के हाथ में सत्ता आ जाती है। लेकिन बांग्लादेश की जो सेना थी वो इनको भी नहीं देखना चाहती है। ये एक दिन चटगांव दौरे पर थे, तो 30 मई 1981 को सेना ने इनके घर में भी घुस के ऐसे ही हत्या किया जैसे शेख मुजीबुर रहमान के किया था। तो इनका हत्या कर दिया गया जियाउर रहमान की, और इनकी पत्नी का नाम था खालिदा जिया। और खालिदा जिया जो थी विधवा हो गई वहां पर, तब वो एक विधवा जीवन जीने लगी वहां पे। तो और इनको मरवाने वाले थे जनरल इरशाद, तो यहां इनकी भी हत्या हो गई। जब जियाउर रहमान की हत्या होती है 1981 में, तो इंदिरा गांधी को लगता है कि यही समय है शेख हसीना को भेजने के लिए। तो वो क्या करती हैं, शेख हसीना को वापस बांग्लादेश में भेजती हैं कि देखिए अब अपोजिशन में कोई नहीं है, यही समय है आपके जाने का। तो 1981 में वापस शेख हसीना बांग्लादेश जाती हैं, और अपने पिता की पार्टी जो आवामी लीग थी, तो पाकिस्तान जब था एक में तो आवामी लीग था, जब विभाजन हो गया तो इसका नाम हो गया बांग्लादेश आवामी लीग। तो इन्होंने बांग्लादेश आवामी लीग की अध्यक्ष के पद पे गई और वहां चुनाव लड़ी, और उसके बाद मुख्य विपक्षी पार्टी जो हो गई जियाउर रहमान की विधवा जो थी, उनका नाम खालिदा जिया था। अब देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर कैसे चालू होता है। शेख हसीना का कहना है कि मेरे पिताजी की हत्या इन लोगों ने कराया था, खालिदा जिया ने कराया था। खालिदा जिया का कहना है कि मेरी पति की हत्या, जियाउर रहमान की हत्या इन लोगों ने कराया था। यानी ये अपने पिता की हत्या का आरोप इनमें लगा रही है, ये अपने पति का आरोप इन पे लगा रही है।
आज तक इन दोनों बेगमों की लड़ाई में बांग्लादेश के लोग घिस रहे हैं यहां पर। तो ये दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं, लेकिन अब दोनों यही चुनाव में रहते हैं। इनकी पार्टी का नाम हो जाता है बांग्लादेश आवामी लीग और इनकी पार्टी का नाम हो जाता है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, BNP हो जाता है यहां पर। अब देखिए होता क्या है, 1986 में, 96 में, 81 में ये आई थी और 1996 में ये चुनाव जीत जाती हैं। शेख हसीना चुनाव जीत जाती हैं 1996 में और उसके बाद वो सत्ता संभालती हैं और सत्ता संभालने के बाद पाकिस्तान समर्थित कट्टरपंथी लोग जमाते इस्लामी वगैरह पे प्रतिबंध लगा देती हैं। लेकिन 1996 में 15 अगस्त का दिन था जब इसी घटना को याद किया जा रहा था कि शेख हसीना जो थी एक दुख का मतलब दुख मना रही थी कि 15 अगस्त 1975 को इनके पूरे परिवार को मार दिया गया था। तो हर साल बांग्लादेश में 15 अगस्त के दिन शोक के तौर पे मनाया जाता है। ये क्या की खालिदा जिया कि 15 अगस्त को अपना जन्मदिन का केक काट दिया, भव्य तरीके से केक काट दी। इतना नीच हरकत करने की जरूरत इसे नहीं थी। किसी के परिवार में 17 लोग को मार दिया गया है, उस दिन आप जबरदस्ती अपना बर्थडे केक काटिएगा तो अच्छा, बर्थडे रहता तो केक काटती, इसका 15 अगस्त को बर्थडे नहीं है, जबरदस्ती ये बर्थडे मनाई। कैसे? तो देखिए इसके पासपोर्ट में इसका बर्थडे 19 अगस्त है, मैरिज सर्टिफिकेट में 9 अगस्त है, मार्कशीट में 5 अगस्त है और इसकी अपनी बायोग्राफी में 19 अगस्त है। यानी इसका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ अगस्त 15 अगस्त नहीं है। लेकिन यह शेख हसीना के जख्मों पे मतलब नमक रगड़ने के लिए जिस दिन इनके परिवार के 17 लोगों की हत्या हुई अपना जन्मदिन मनाने लगी, इस वजह से इन दोनों की लड़ाइयां और गहराते गई यहां पर। और यही दो ठो विपक्षी नेता में रह गए लोग पार्टी में लड़ाई मतलब चुनाव में। तो 1996 से 2001 तक शेख हसीना थी। उसके बाद 2001 में जब चुनाव हुआ तो खालिदा जिया जीत गई, 2001 से 2006 तक ये रही। बट इन दोनों में गड़बड़ी क्या है ना, घर में कैसे दो महिला लड़ती हैं सब, इस देश में दोनों महिला लड़ रही थी सब, एकदम भयानक, एकदम बकोटा बकोटी। तो यहाँ पे ना ये इस पे आरोप लगा रही है कि चुनाव में ये धांधली की है और ये इन पे आरोप लगाती है कि ये धांधली की है, सब एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। तो बांग्लादेश में एक कानून बना दिया गया कि जब चुनाव होगा तो उस समय एक केयर टेकर राष्ट्रपति बनाया जाएगा और सारी शक्तियां उस राष्ट्रपति को दे दी जाएगी चुनाव के दौरान, ताकि किसी के पास शक्ति ही न रहे कि मिसयूज कर सके। तो केयर टेकर राष्ट्रपति का कंसेप्ट आया कि भैया यही केयर टेकिंग करेंगे, चुनाव इन्हीं के मद्देनजर अच्छा से होगा। तो केयर टेकर राष्ट्रपति बनाया गया फखरुद्दीन अहमद को। फखरुद्दीन अहमद और खचरा निकला। ई का किया कि इसको केयर टेकर बनाया गया और तो कहा कि ठीक है केयर टेकर होगा, आप लोग से शक्तियां ले ली जाती हैं, चुनाव होगा। जैसे शक्ति ले लिया ना तो दोनों को जेल डाल दिया, कहा भागो यहां से, हम रहेंगे राष्ट्रपति। पूरा शक्ति अपने ले लिया, 2 साल तक सत्ता खुद चलाया, 2006 से 2008 तक। 2006 में चुनाव होने वाला था, तो गजब बंदरबाट हो गया, दोनों को जेल डाल दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ तो जेल से बाहर निकली और 2008 में शेख हसीना जीत गई। 2008 से 13 तक जीती, फिर 13 से 18, 18 से 24 जीती, बीच में कोरोना की वजह से थोड़ा डिले हुआ था, और फिर 2024 में चुनाव हुआ, फिर जीत गई। ये चौथी बार प्रधानमंत्री बन रही है शेख हसीना, जिस वजह से इन्हें डिक्टेटर कहा जाने लगा। और ये चुनाव में हारने लगी खालिदा जिया, ये कट्टरपंथी है, पाकिस्तान के समर्थित है। दूसरा, इनके ऊपर 1.5 करोड़ रुपया के घोटाले का आरोप लग गया, 2018 में जेल चली गई। तो खालिदा जिया का करियर खत्म हो गया था और शेख हसीना प्रधानमंत्री बनकर जीत गई। भारत के लिए बहुत अच्छा है। शेख हसीना का एक और लड़ाई हो गया मोहम्मद यूनुस के साथ। मोहम्मद यूनुस बहुत अच्छे इंसान हैं। बांग्लादेश में इन्होंने देखा कि लोगों के पास पैसे की कमी है, उनके पास आइडियाज की कमी नहीं है, पैसे की कमी है यहाँ पर। अब जैसे किसी को बहुत अच्छा खाना बनाने आता है और अगर पैसा नहीं है तो किसी होटल में जाके बावर्ची का काम करेगा, लेकिन अगर आप उसे पूंजी दे दीजिएगा तो उस पूंजी की मदद से वो अपना होटल खोल लेगा। तो इन्होंने यही चालू किया, माइक्रो क्रेडिट चालू किया, थोड़े थोड़े पैसे देने चालू किए। और इन्हीं का कंसेप्ट आज पूरी दुनिया में लगता है कि आजकल कोई भी कुछ पैसे देके मोबाइल ईएमआई करा लेता है, वॉशिंग मशीन ईएमआई करा लेता है। तो छोटा छोटा दुकानों पे जाके आप ईएमआई पे लेते आते होंगे। ये इन्हीं का कंसेप्ट है, मोहम्मद यूनुस का कंसेप्ट है। आजकल तो वही हो गया है, सोचा लड़का सब ईएमआई पे आईफोन लेके चमका रहा है सब, अरे क्या जरूरत है दिखाने का। तो ये वाला कंसेप्ट इनका था। लेकिन इन्होंने सोचा कि हम भी क्यों ना चुनाव लड़ ले। तो 2007 में इन्होंने नागरिक शक्ति पार्टी बनाया, लेकिन चुनाव हार गए। तो बांग्लादेश की शेख हसीना का अब इनसे विवाद होने लगा कि भैया इनको निपटाओ। कोई भी बांग्लादेश में गड़बड़ी होता था तो शेख हसीना इन्हीं की ओर आरोप लगा देती थी। एक बार ऐसा हुआ कि शेख हसीना ने कहा कि मोहम्मद यूनुस को पद्मा नदी में डुबा देना चाहिए, जब उनको मरने वाले हो तो वापस निकाल देना चाहिए और फिर डुबाना चाहिए, तड़पा तड़पा के रखना चाहिए। तो शेख हसीना का इनके साथ भी विवाद चल रहा था। अभी यही है केयर टेकर प्रधानमंत्री बांग्लादेश का। देखिए बांग्लादेश में 2 प्रमुख नदी देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी चाइना से होते हुए बांग्लादेश में जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को
भारत में ब्रह्मपुत्र कहेंगे लेकिन बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। और गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे पद्मा कहते हैं। तो जो पद्मा नदी में डुबाने की बात थी वो एक्चुअल में गंगा नदी है, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। जब ये दोनों मिल जाती है, इनकी संयुक्त धारा में एक मेघना आके मिलती है, तो इनको संयुक्त, दोनों की संयुक्त धारा को हम मेघना नदी कहते हैं। ये तो ज्योग्राफी का टॉपिक है। अब देखिए, जब 2024 में शेख हसीना चुनाव जीतती हैं तो चुनाव जीतने के बाद एक बहुत ही मैच्योर्ड प्रधानमंत्री के तौर पर ये अपने देश का भला सोचते हुए भारत को भी लेके चलती हैं, चाइना को भी, रसिया से भी। यानी बांग्लादेश तीनों को बैलेंस करके चल रहा था। न ज्यादा रसिया, चाइना, इंडिया किसी को ज्यादा फेवर नहीं कर रहा था, क्योंकि ये हकीकत भी है। और ये बहुत मेजॉरिटी से जीत के आई थी, 300 में से 222 सीट यानी 41% चुनाव जीत के आई थी वोट। लेकिन एक रिजर्वेशन की वजह से यहां बवाल हो गया। रिजर्वेशन था कि 1971 की जो लड़ाई हुई थी स्वतंत्र कराने के लिए बांग्लादेश में, उसमें कुछ आरक्षण की व्यवस्था की थी। बांग्लादेश में आरक्षण जाति धर्म के नाम पे नहीं है, स्वतंत्रता सेनानियों को है। तो 1972 में 30% आरक्षण दिया गया स्वतंत्रता सेनानियों को कि जो फ्रीडम फाइटर हैं। लेकिन 1972 के बाद 1997 में यह 30% आरक्षण उन फ्रीडम फाइटर के बच्चों को भी दे दिया गया। तो लोगों ने कहा कि भैया फ्रीडम फाइटर के बच्चों को क्यों दे रहे हो? फिर लोगों ने बर्दाश्त किया कि चलो भाई बच्चे को दे देते हो, ठीक है। 2010 में शेख हसीना जब प्रधानमंत्री आती थी तो फ्रीडम फाइटर को बहुत महत्व देती थी, क्योंकि फ्रीडम फाइटर इनके पार्टी में ज्यादा थे। तो फ्रीडम फाइटर के नाती पोता को भी आरक्षण दिया गया। ये और बांग्लादेश में होने लगा कि भैया आप सबको आरक्षण देते जाएंगे, जो लड़ा था उसको दिए, ठीक है, उसको बच्चा को दिए, फिर बच्चा के बच्चा को दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो जब विरोध होने लगा तो शेख हसीना ने 2018 में यह 30% आरक्षण खत्म कर दिया। तो देश में बवाल खत्म हो गया, आरक्षण को खत्म कर दिया। लेकिन इसी बीच एक स्वतंत्रता सेनानी पहुंच गया हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट में कहा कि नहीं, हमें आरक्षण मिलना चाहिए क्योंकि हमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। इसी साल 2024 में हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, वापस 30% दे दो। तो भैया इसमें शेख हसीना ने तो दिया नहीं था, इसमें तो हाईकोर्ट ने दिया था। लेकिन लोग भड़क गए शेख हसीना पे। याद कीजिए, यही घटना हुई थी मणिपुर में। कोर्ट ने डिसीजन दिया था आरक्षण के लिए, और कोर्ट के डिसीजन के बाद इतना भीषण बवाल हुआ था। और बांग्लादेश में भी कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसके बाद भीषण बवाल हो गया। ढाका यूनिवर्सिटी के बच्चे जो थे सड़कों पे निकल गए। इसमें अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट हो गई, पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट हो गई, और शेख हसीना थोड़ी रिजिड हो गई। उनको इंटरनेट शटडाउन उसी समय कर देना चाहिए, और किसी भी कार्रवाई करो तो गुप्त ढंग से कार्रवाई करो। और ये स्टूडेंट बहुत भयानक बगावत ले लिए, और इसमें एक बहुत बड़ी घटना हो गई। जब पुलिस गोली चलाई तो कुछ बच्चों की मृत्यु हो गई, शहीद हो गए कुछ बच्चे, जिससे कि युवा और भड़क गए। युवाओं को प्यारे से समझा सकते हैं, धमका के तो युवाओं को नहीं समझा सकते हैं। इसी बीच जब आंदोलन चल रहा था तो मीर मगदो नाम का एक व्यक्ति था, मीर मगदो था, वो पानी पिलाता था सबको, जो आंदोलनकारी थे, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। तो इसी दौरान जब पुलिस गोली चलाई ना तो उसको लग गया। अब भीषण और बवाल हो गया कि भैया वो तो पानी पिला रहा था, आंदोलन नहीं कर रहा था, तुमने गोली मार दिया। और उग्र हो गया आंदोलन। इसी बीच यूनिवर्सिटी के 3 विद्यार्थी, नाहिद, आसिफ और अबू बकर, इन 3 जो मेन लीडर थे, पुलिस इनको उठा लेती है अलग अलग जगहों पे, और सिविल ड्रेस में पुलिस उठा लेती है। और इन लोग को इतना मार मारती है, इतना मार मारती है, अब मार के अब वीडियो बनवाती है। तो ये लोग कहते हैं आंदोलन मत कीजिए, लेकिन जब मारे रहेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये लोग कहते हैं कि जरूर इन लोगों ने अरेस्ट किया है। तो बांग्लादेश की पुलिस कहती है नहीं, हमने अरेस्ट नहीं किया है, पता नहीं कहां से वो वीडियो बना है। तब तक इसी बीच बांग्लादेश पुलिस जब इसमें नाहिद को उठा रही थी तो उस दौरान एक वीडियो बन गया था कि पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही है। अरे बांग्लादेश का पुलिस, तुम लोग को इतना बुद्धि नहीं है कि इन लोग को जब उठा रहे हो तो सिविल ड्रेस में उठाओ। अच्छा, एसटीएफ सिविल ड्रेस में ही उठाई थी, लेकिन उनके गाड़ी पे लिखा हुआ था पुलिस। बकलोल कहीं का भाड़ा पे बोलोरो ले आता, पता नहीं चलता। तो किसी ने वीडियो बना लिया था कि पुलिस ने उठा के ले गई है। फिर पुलिस के ऊपर दबाव बना तो पुलिस इन तीनों को छोड़ी। जब इन तीनों को छोड़ी तो मीडिया वाले पूछे कि आपने ऐसा वीडियो क्यों बनाया था कि आंदोलन रद्द कर दिया जाए। तो उन्होंने अपना कपड़ा हटा के और जब जख्म दिखाया मारपीट का, और रो रो के जब वीडियो बनाए, तब पूरा उग्र हो गया बांग्लादेश और कहे कि अब सीधा कूच करते हैं, मार्च करते हैं। कहां पर? बांग्लादेश में शेख हसीना के भवन पर। और इस दौरान पूरी भीड़ शेख हसीना के दरवाजे तक चलने लगी। शेख हसीना ने हाई प्रोफाइल मीटिंग बुलाया, जिसमें वकारुज्जमा सेनापति भी उसी में उपलब्ध थे। वहां पर सेनापति के साथ ही इंटेलिजेंस हेड जो थे वकारुल हसन थे, और साथ ही वहां पर जो एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तारिक हसन सिद्दीकी भी थे। ये तीनों लोग मिलकर शेख हसीना को कहें कि हम भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हम लाठी नहीं चार्ज कर सकते हैं, गोली नहीं चार्ज कर सकते, आप यहां से चले जाइए, बांग्लादेश छोड़ के आप चली जाइए। ये जाने को रेडी नहीं थी। तो इनके बच्चे को अमेरिका में फोन लगाया गया और इनकी बहन से जब बात कराया गया तो इन लोगों ने समझाया कि भीड़ ने ही 17 लोगों
को मार दिया था घर में घुस के, आप ही बची हैं, एगो अब खाला बचल है, चल आइए फिर कभी जाइएगा वापस। तो 40 मिनट का समय दिया गया और सेनापति ने इन्हें वापस हेलीकॉप्टर से फिर जहाज में बैठा के भारत भेज दिया, जबकि ये सेनापति बनने लायक नहीं थे, वकारुज्जमा सेकंड सीनियर थे। इनको जानबूझ के शेख हसीना ने प्रमोशन दिया था इसी साल 11 जून को कि आप बनिए, ये उनके रिश्तेदार लगते हैं, ये शेख हसीना की ना शेख रेहाना के देवर लगते हैं, तो रिश्तेदारी में बांटेंगे लोग यहाँ पे। और हो गया कांड यहाँ पर, फिर शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, हेलीकॉप्टर से फिर जहाज में बैठी और जहाज में इनका सुपर हरकुलियस जहाज हिंडन एयरपोर्ट पे ले आके लैंड किया यहाँ पर। इस बीच जो शेख हसीना का बंगला था गोनो भवन, उसमें उग्रवादी घुस गए थे। सर आपको क्या लगता है ये लोग शेख हसीना को छोड़े होंगे? शेख हसीना की साड़ी उठा ले गए लोग, अंडरगारमेंट लेके चले गए सब यहाँ पे, शेख हसीना का चिथड़ा उड़ा देते सर। तो शेख हसीना का निकलना तो खैर वहां पे था, लेकिन भारत का इंटेलिजेंस फेल्योर था यहाँ पर। भारत को सोचना चाहिए, एक इंदिरा गांधी का समय था जब मुक्ति वाहिनी को घुसाकर, हमारे सैन मानेकशॉ सेना घुसाकर वहां पाकिस्तान की सरकार उजाड़ दिए, पाकिस्तान से विभाजन कर दिए, वहां का स्वतंत्र सरकार बना लिए और वहां अपनी पसंद का सरकार भी बैठा दिए। और एक अभी का इंटेलिजेंस हमारे यहाँ का चुपचाप टुकुर टुकुर देख रहा है। हाँ तो बांग्लादेश के हेलीकॉप्टर से आए और हमारी मीडिया कह रही है कि शेख हसीना की जहाज के पीछे हमने 2 राफेल लगा दिया था कि सुरक्षित वापस आ सके। हाँ मतलब अरे बैल तोरा एकरों में अपना काबिलियतें दिख रहा है। यही चीज अगर इजराइल में होता तो स्टूडेंट लोग कभी गायब हो जाते, लोग पते नहीं चलता। ये तीनों स्टूडेंट में पता चलता, ये उसको मार दिया, वो उसको मार दिया, दूसरे जगह हो जाता है। यहाँ पे ये गलत है। शेख हसीना का जाना मतलब वहां से भारत का जाना। अब वहां सब जितनी ताकतें आएंगी सब उठपटांग आएंगी। अब वहां का सेना प्रमुख तो अलग था, बताइए, इसने मिलने सेना प्रमुख भी मिला जुला था और इसने ही घोषणा किया कि हम सरकार बनाएंगे। और एक भारत है जहां पे इतने प्रोफेशनल ढंग से सेना, हमारे सेनापति उपेंद्र द्विवेदी सर, हमारी मुलाकात हुई थी कुछ दिन पहले, इतने मतलब इतने बड़े पोस्ट जो 13-14 लाख सेना को मतलब कंट्रोल कर रहा है। हमारी जब मुलाकात हुई थी तो हम कहते कि सर हमको भी जाना था फौज में, अगर हम रहते तो आपके अंडर कमांड हम कहीं ड्यूटी पे रहते। तो उन्होंने कहा नहीं, आप पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, जो मिडिल क्लास है, गरीब है, इन लोगों को आप पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो सोचिए भारत के एक सेनापति हैं जिनको इतनी व्यस्तता के बावजूद इतना पता रहता है देश के बारे में। यहाँ पर 13 लाख की 14 लाख की फौज को ये लोग संभाल रहे हैं। और एक ही बांग्लादेश का है, इसके यहाँ सेनापति इतना लोगों को रोक नहीं पाया, बताइए, इतना भीड़ को नहीं रोक पाया। अब वही भारत की सेना को दे दीजिएगा तो कचूमर निकाल दिए रहते। तो खैर सैल्यूट हो हमको भारत की सेना, हमारे पूरी सेना के ऊपर जो इतना डिसिप्लिन तरीके से प्रोफेशनल ढंग से देश की सेवा करते हैं। अब सेना, अब बांग्लादेश की कमांड आ गई है मोहम्मद यूनुस के पास। इनमें इन 3 प्रदर्शनकारियों को भी रखा गया है, इंटेलेक्चुअल लोगों को रखा गया, वकील, जज, साइंटिस्ट हैं, सब कुछ महिलाएं हैं। अब वो लोग बांग्लादेश को एक नए ढंग से चालू करेंगे, लेकिन बांग्लादेश में उपद्रव बहुत ज्यादा हो गया है। अब कई लोग का कहना है कि अमेरिका का इसमें चाल नहीं था, बिल्कुल चाल था अमेरिका का। अमेरिका देख रहा था कि बांग्लादेश कैसे इंडिया को भी बैलेंस कर रहा है, चाइना को भी, रसिया को भी बैलेंस कर रहा है, इसलिए अमेरिका को यह पसंद नहीं आ रहा था। इसीलिए अमेरिका चाल चलने लगा और बार बार बोलता था कि बांग्लादेश में चुनाव अच्छा से नहीं हुआ है। भैया अमेरिका में कौन सा चुनाव अच्छा से हुआ था? ट्रंप तो खुदे आरोप लगा रहे थे उनको जबरदस्ती हराया गया यहाँ पे। तो अमेरिका ने क्या कहा, मतलब शेख हसीना का कहना था कि अमेरिका यहाँ सेंट मार्टिन आइलैंड चाहता है। क्यों? क्योंकि चाइना के जितने भी जहाज हैं ये मलक्का स्ट्रेट से निकलते हैं, इस पर नजर रखने के लिए चाइना चाहता है, अमेरिका चाहता है। तो शेख हसीना ने मना कर दिया कि यहां अगर अमेरिका को दे देंगे तो भारत भी नाराज हो जाएगा, चाइना भी नाराज हो जाएगा, इन दोनों की वजह से रसिया भी नाराज हो जाएगा। तो मना कर दिया यहाँ पर। यही आरोप लगाई थी अमेरिका के ऊपर। अभी हाल ही में अमेरिका के डेलीगेट्स आए थे सब बांग्लादेश में। अब देखिए अमेरिका का योगदान कैसे नहीं है। बांग्लादेश में आए थे सब, उन्हें कायदे से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए और नेता विपक्ष से भी मिलना चाहिए। उन लोगों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं किया, डायरेक्ट मिले, नेता विपक्ष से चले गए। बताइए कोई तरीका है? तो साफ वो दिखा रहे थे लोग कि ये बांग्लादेश में अमेरिका का इंटरवेंशन है। विदाउट अमेरिका का इंटरवेंशन ऐसा हो ही नहीं सकता है। यूएनओ की बेशर्मी देखिए, यूएनओ क्या कह रहा है कि प्रदर्शनकारियों पे लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, ये इनका अधिकार है। अरे ये चोट्टे प्रदर्शनकारी शेख हसीना का अंडरगारमेंट नोच के लेके चल गए, सब साड़ी नोच के लेके चल गया सब, इनके पर प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, इनका अधिकार है। और कश्मीर में जब हम लोग आतंकवादियों को मारते हैं ना तो हम लोग पे इंक्वायरी बैठा देता है। अब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ, माइनॉरिटी के साथ अत्याचार बढ़ जाएगा। अब कौन रोक सकता है उसको बढ़ने से? लिए सरकार जो थी शेख हसीना की वो न्यूट्रल सेकुलर सरकार थी, अब उस पर बढ़ जाएगा। अब सरकार इस पे कितना रोक सकती है? यहाँ पर दूसरे की गवर्नमेंट है। और वहां पर शेख मुजीबुर रहमान का पुतला गिरा दिया सर। क्या ये स्टूडेंट है सब? नहीं है सर। और हम लोग कह रहे हैं बहुत गलत हुआ, शेख मुजीबुर रहमान का पुतला नहीं गिराना चाहिए।
अब भारत में जब गांधी जी लोग को मारते हैं लोग, तो इनकी जो कहते हैं लोग नाथूराम गोडसे की जय, तो दुनिया हम लोग को तारीफ करती होगी। जब हम लोग बांग्लादेश को कहते हैं, इतना समझते कि भाई तुम्हारा देश का राष्ट्रपिता है, उसको पुतला मत फूको, तो हम लोग में भी यही होता है। तो रेडिकलाइज नहीं होना चाहिए, देश के लिए अच्छा बात नहीं है। अभी भारत को यही मौका है कि चिकन नेक जो 22 किलोमीटर है, चढ़ के अपना कब्जा कर लो। ससुरा तो नहीं ले, या तो शेख हसीना वापस जाएंगी तो हम लोग लौटा देंगे, और नहीं तो ले कब्जे कर लेते हैं यहाँ पे, वरना चाइना यहाँ के बैठ जाएगा। तो यही मौका है बढ़िया से कब्जिया लेने का यहाँ पे। अभी भारत से बहुत सारी कंपनी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई कर रही थी, अडानी ग्रुप, एनटीपीसी, पावर ग्रिड कारपोरेशन। अब बांग्लादेश के लोग हम लोग का बिजली फूंक दिया तुम लोग, और 8,000 करोड़ बिजली बिल अभी तक नहीं दिया। बांग्लादेश वाले हम लोग का बिजली दे दो, बिल दे दो, इतना फूंक दिया यहाँ पर। तो आप लोग को ये समझ में आया होगा। और अभी सुबह 7 बजे पॉलिटी चल रहा है, 8 बजे ज्योग्राफी, 9 बजे फिजिक्स स्टार्ट होगा और 10 बजे इंडियन मैथ। तो सुबह का नींद त्यागिए, 7 बजे से देखिए, 7 बजे से पॉलिटी, 8 बजे ज्योग्राफी, 9 बजे फिजिक्स, 10 बजे आपका इंडियन मैथ, और फिर 5 सितंबर को आ जाएगा दरोगा बैच का। यहाँ पर दिसंबर में दरोगा एग्जाम भी ले लेगा। तो आई होप आप ये सब टॉपिक समझे होंगे। यहाँ बीपीएससी बैच भी स्टार्ट होने वाला है 10-12 सितंबर के आसपास में यहाँ पर। तो आप इस सारे टॉपिक को समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। बहुत बढ़िया वीडियो थी। खान साहब ने जो है वो काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाई, और हिस्ट्री से लेकर वो शुरुआत से लेकर किस तरह 1971 की जो बांग्लादेश की सूरत हाल थी, किस तरह 30 लाख लोगों को मारा गया, फिर जो है वो रेप, साफ ज़रा भाई साहब वहाँ पर जुल्म जाती तो बहुत हुई थी। अगर भाई पाकिस्तानी मीडिया देखे ना, तो वो ये कहीं जो है ना वो कहीं तो सारा ब्लेम ना वो आरएसएस को इंडिया पर थोप देते हैं। कहते हैं कि भाई वहाँ पे जो रेप हुए थे वो आरएसएस ने करवाए थे, वो इंडियन आर्मी ने करवाए थे। इस तरह की बातें होती हैं। मैंने भाई सोशल मीडिया पे देखे जो पाकिस्तान के जो बड़े बड़े न्यूज, लेकिन खराबी तो हुई थी तारक, वो हमारे फौजियों ने की या इंडिया की आप मुकम्मल नहीं कह सकते कि ये पाकिस्तान था, इसमें इंडियन आर्मी भी मुलव्वस थी। मैं तुझे कई इंडिया के ही मीडिया के आर्मी साहब दिखा देता हूं। मैं जनरल डीजी बख्शी की भी तुझे वीडियो दिखा सकता हूँ, उसकी अपनी जबानी कलामी के लफ्ज। उसके बाद इस तरह हमारे आर्मी के कई बंदे हैं, तू कहता हूँ कि लिखी हुई किताबें, वो कोई इंटरव्यू चैनल पे बैठ के बातें कर रहे हैं, इससे लूटी गई थी, पाकिस्तान आर्मी ने लूटी। इस तरह से आर्मी के बंदे भी साबका जो कि ये कहते हैं कि हमारे भी मुलव्वस थे, ये मिली भगत थी। भाई जब वरना पाकिस्तान कहाँ था, बांग्लादेश कहाँ था, नजदीक कौन था, शैतानपुरा किसका था, कौन असल मकसद चाहता था, उस वक्त इनकी सोच देख रहे हो, आज इनकी सोच देख रहे हैं इंडिया की। तो जब ये भी तो देख था, अच्छा आज की सोच भी तो देख। एक मिनट भैया, आज भी तो जरूरत है बांग्लादेश को। वो ठंडे हो जाए, आज क्यों के वो आज भी बांग्लादेश के हक में बैठे हैं। लड़ने वाली आज भी बांग्लादेश के हक में है वो। कौन जरा भी नहीं हक में, बेचारे रो रहे हैं, मिलते समाज हमें इंडिया में जाने तो हमारी जान को खतरा है। वहाँ पे 15 मंदिर गिरा दिए गए हैं, हिंदुओं के ऊपर जुल्म और सितम हो रहा है, मुस्लिम भड़के हुए हैं, इंडिया अमेरिका ने भड़काए हुए हैं। वो फिर इंडिया कर रहा है। इंडिया को चाहे उनको पनाह दे, चलो मुस्लिम को ना दे, हिंदुओं को तो दे, कम से कम उनको तो दे जो उनकी जान को खतरा है। बना देने से फिर हालात ठीक हो जाएंगे। नहीं, कम से कम महफूज तो हो जाएंगे ना इंडिया में जाके। जैसे शेख हसीना महफूज बैठ गई है, तो ये भी तो जाके बैठ सकते हैं। हो सकता है वहाँ कुछ अजीब बात है, उनको एक बंदे को एंट्री नहीं दे रहे, तो शेख हसीना जो सारी कंट्री छोड़ के भाग गई, उसको तो दे दी है। हो सकता है इंडिया वहाँ पे सेफ हिंदू के लिए कुछ ना कुछ कर रहा हो, डीलिंग कर रहा हो। डीलिंग कर रहे हो, बंदे मरे जा रहे हैं। कहाँ मरे जा रहे हैं? अमेरिका को बोला है, वो कहता है कि देख कितनी एक लाइनें लगी, लिस्टें लगी मरने वालों की। इतना तो होता है जब ऐसे हालात, जब हालात मुस्लिम भी, ईसाई भी, हिंदू भी, टोटल बेचारे सब मरे जा रहे हैं। इतना तो होता है जब अच्छा देखो, पुलिस वाले भी मरे जा रहे हैं। ऊंचा बोल के ना सारा जो ब्लेम है वो इंडिया पे ही उसने लगा दिया। भाई वो चुनाव जीता है तो ऊंचा बोल के आप अकेला ब्लेम पाकिस्तान को ना, वो बंगाली थे, हिस्सा तो वो हमारा ही थे ना। वही बात मैं कर रहा था कि भाई पाकिस्तान के अगर खराबी तो हमने खुद की ना। भाई पता इसमें झूठ है या सच्चाई है, लेकिन ये बोलते हैं कि भाई अगर जो सैम बहादुर मानक शाह ने अगर वो प्लानिंग बताई थी कि भाई इस तरीके को जंग होगी, तो भाई उन्होंने भी कुछ इन्वॉल्वमेंट तो ऑलरेडी कर रखी होगी ना बांग्लादेश में, कुछ ना कुछ तो था। मुफ्ती भाई ने तो भाई इंडिया की तरफ से तैयार मेरी बात सुनो। बिल्कुल भाई साहब, बहुत ज्यादा रिफ्यूजी जो वो इंडिया की तरफ आ रहे थे जब वहाँ पर खराबी चल रही उन्होंने थी। इन्वॉल्वमेंट तब किए थे, ये कन्फर्म है जब वहाँ पे ढाका यूनिवर्सिटी पे उस टाइम जब अब हुआ, जब पाकिस्तान आर्मी ने चढ़ाई की थी।
उस टाइम अब जाकर एक अब ये तो इंडियन बताते हैं ना। खराबी पाकिस्तान ने थोड़ा सा घुस के वहाँ पे या अमेरिका ने घुस के खराबी की है ना, सारे तो मुल्क सरकार इंटरफेयर ने- करते हैं, इंडिया उस भी वक्त करता है, भी तो हो सकता है पाकिस्तान भाई भी वहाँ पर करता भी है। दूसरी ताकतों ने भाई खराबी करती की है, है। भाई, चलो, होगी ये तो शेख सारी मुजीबुर मिली रहमान भगत। को जेल में मीडिया ने डाला था। और भाई शेख मुजीबुर रहमान किसको? इंडिया ने- उसको जेल में भी, पाकिस्तान की जेलों में, खराबी। ये हमारे वाली जेल में ही रहे हैं। नहीं, उसको अब बताओ, बताओ मैंने इंडिया क्या ने इंडिया ने डाला डाला था। हैं? नहीं, कम अज कम चलो वहां पर तो उनकी शेख मुजीबुर रहमान को मरवाने या का बात लोगों के हो सकता ब्रेन है, वॉश। मान सकते हैं, ये हो सकता है। ये लेकिन तो उसमें- नहीं बात था, ही अगर हक पर ये यार। फैसला करते तो ओ यार, हक को तो कोई खान छोड़ साहब देना, वाला मामला हुआ। हक को बात बात खत्म हो वोट गई। सारे तो खान साहब को पड़े, वजीर आजम शहबाज शरीफ बन गया है। ओ ये तो आपकी बात यही हुआ था आपकी उस क्यों समय। बात ये हो बात रही है? सच्चा है भाई। यही हुआ था उस यही समय। उस टाइम हुआ था। और बाकी भाई इंडिया की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट थी। अब इन्वॉल्वमेंट है तो भाई शेख हसीना की ये बात मैं कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं वो भी मुलव्वस है, अकेला पाकिस्तान है, में। तभी इतना बड़ा भाई, आए थे, हम मान मेरी लें। बात सुनो, आपने वो खान साहब की बात नहीं सुनी कि उन्हें बांग्लादेश ने अभी इंडिया के 8,000 करोड़ रुपया देना बिजली बिल इलेक्ट्रिसिटी का। जी, वो अब ना चाहते हुए उसने इंडिया को सपोर्ट करना, उसका थोड़ा इंडिया का एहसान है। कॉमन सेंस की बात है, ये भी सोचो बिल्कुल ना। भाई सही बात है। उनके रिलेशन बहुत अच्छे थे बहुत इंडिया अच्छे के। हैं भाई। यार अच्छे ये तो रिलेशन जनाब चाइना के रखे। साथ वो तो रशिया मालदीव के ने साथ। क्या क्या बकवास किया था इंडिया के वो- खिलाफ, आज फिर इंडिया उनको नहीं दे रहा। यार, आज ये फिर भी होता उनको रहता है, ये सोच रहा। इतना issue नहीं ये है। कोई बड़ी बात नहीं है, सारी दुनिया की कंट्रियां करती रहती है, करती भी है, ठीक है। फिर पाकिस्तान के साथ तो नहीं हुआ। कौन? पाकिस्तान खुद अगर चाहे ना, पाकिस्तान अगर चाहे तो इंडिया इनके साथ बच्चे तलकात कर सकता है। क्यों नहीं कि तेरी चाह रहा? पाकिस्तान की फिर काटू लग जाना बीच में, वीडियो में काटू लग जाता है। ये वो ही नहीं करने देते जो बीच में डॉलर खाते हैं। हाँ, तो ये उन्होंने ये डॉलर खाते हैं बीच ये में, उन्होंने उनका नाम कहा। लेना मजबूरी बन जाती है। उनकी वजह से हमारे रिश्ते नहीं सुधर रहे। सिर्फ वो नहीं चाहते कि हमारी रोजी रोटी कहाँ से चलेगी, अच्छा, लेकिन एक हमारे चीज़ है- बच्चे कहाँ से एक पलेंगे। चीज है, जब इसकी पहले टाइम हुकूमत आई थी तो ये रिपोर्ट एक मीडिया में आई थी कि 4.6 अरब डॉलर थे 2000 मतलब 8 में जब ये पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बने थे। अब जब ये गई है उस टाइम 72 अरब डॉलर इनके थे बांग्लादेश में। बांग्लादेश अच्छा चल रहा था। लेकिन अगर वो रही है इतने साल प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उसने बांग्लादेश को एक ट्रैक पे भाई लेके वो तरक्की कर रहा था। हाँ, बिल्कुल तरक्की बहुत कर रहा गेम है। खेल हसीना रहे की थे। जितनी हुकूमत रही है ना, अब सेम मुल्क की चीज़। खातर, आवाम की खातर उसने की, चाहे वो पार्टियों के खिलाफ बेशक थी, यार, हाँ। कंट्री को उसने लीड की है। यार उसकी कंट्री में कुर्बानी तो जरूर की मैं है। बीड खान साहब की वीडियो देख के मेरे हैरान बस हो से गया लड़का है। कि हमारा एक बच्चा या बच्ची फौत हो तो हमारा पूरा घर एक दफा ना भाई बैठ जाता। तो एक दिन में उसकी फैमिली मेंबर, बहने, भाई, उसका बाप, 17 बंदे एक दिन में और दूसरी मारे का गए। देखो वो मार खुशियां उनकी मना लाशों रहे की- हैं। मार उन्होंने भी जाना था जो जर्मनी में चले गए थे। उनकी सोच प्लान तो सबको मारने पहले का ही था। चले गए थे ना, उसकी शादियां इनकी उधर हुई थी। वो पहले हो जाना था। खालदा जहाँ तो भाई खुशी मना लो, उसने वो 15 अगस्त एक 75 वाला सबसे बड़ी दिन चीज है, अपनी खुशी का क्यों रखा, सिर्फ उसको जलाना उसके था। उसके जख्मों पर देखो, उसकी जो सोच है ना, देखो, उसकी हिम्मत, मैं इसलिए उसको कहता हूँ कि एक तो एक मर गए उनके, और उसके अलावा उनके जो 17 फैमिली मेंबर मरे, एक उनकी मजबूत- बेहुरमती की गई। इंदिरा गांधी के बराबर मैं तो इस टाइम का सोच रहा हूँ यार, इंदिरा गांधी के बराबर तो नहीं, लेकिन शेख हसीना एक ना मजबूत लीडर है। मजबूत बिल्कुल, औरत, बिल्कुल। 17 बंदे सामने उसकी फैमिली के मरे, उनकी लाशों पे हंस रहे, बेहुरमती कर रहे। एक तो मर गया, खत्म हो गया। तो भाई जो पार्टियां बड़ी होती है मुखालफ हो, सियासत में ये सारा कुछ हर करते ये रहते इंतहाई घटिया अमल है, हैं। घटिया ही करते हैं नहीं। कि ये करते रहते हैं। हाँ। बाकी कई भाई सियासत एक- वाला बोल एक जाते तो हैं। सबसे बड़ी ये कह रहे थे कि भाई एक ही कंट्री में हो गया, इस तरह क्यों? जब कंट्री को टूटता है ना, अब पाकिस्तान टूटा था तो उस वक्त कई लोग जो थे वो जिन्ना के खिलाफ भी थे। बिल्कुल। भाई पाकिस्तान को अलग नहीं करना चाहिए। ऐसे ही और लेकिन भाई यहाँ पे आर्मी तगड़ी हो गई और इन्होंने वो चीज जो है यहाँ पे उठने नहीं दी। अगर आर्मी तगड़ी ना होती तो ये शुरुआत से ही टूट जाना था। अच्छा, ऐसा एक- होता नहीं है, जिस तरह ये आपस में भिड़ अच्छा, रहे थे। एक और चीज जो जब से आप शायद आप लोगों ने नोटिस की होगी कि जो शेख हसीना ने जितने साल में मतलब हुकूमत की है, जो की है, अगर ये इतनी अपनी गिरफ्त अब इसने रखी थी, देख लो अमेरिका की चाल।
उसने वही बार बार कहते हैं वो इनसे स्पेस मांगता है ताकि मैं चाइना पे अपना कंट्रोल और आई व्यू या- रख सकूं। ये अब सारा नहीं भट्टा बोल- बने इसी वजह से। मुझे लगता है ढाका यूनिवर्सिटी की प्लानिंग की सारी एजेंसियां जो होती है ना भाई वही साहब, प्लानिंग उनको की सारा पता होता है, लेकिन यहाँ पे भाई साहब लॉस सबसे अगर होगा ज्यादा तो वो इंडिया का होगा, इसलिए कि सर के ऊपर भाई साहब एक बड़ा दुश्मन बना रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया ने जो बांग्लादेश को अलहदा किया था ना, उसमें इंडिया की प्लानिंग यही थी कि भाई कल को अगर इंडिया पाकिस्तान से जंग होती है तो टू फ्रंट ये हमारे हमारे साथ साथ करना होगा। पड़ेगी। उधर से भाई साहब बांग्लादेश उधर से मारेगा, इधर से पाकिस्तान मारेगा, तो टू फ्रंट वार जो थी मुश्किल थी। अब तो भाई बांग्लादेश भी हो गया, अगर खराब हो जाएगी इस तरह को हथियार खरीदना है पाकिस्तान से, हथियार भी बांग्लादेश खरीदते हो हैं। गया, चाइना हो गया, गली मोहल्लों में पाकिस्तान के परचम लगे हुए हैं, नौजवानों को हाथ में झंडा और वो कह रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद और पाइंदाबाद। अभी बंगाली कह रहे हैं। और एक और भी चीज जहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, एक और करवा रहे हैं। इंडिया का अमेरिका की तरफ झुकाव का भाई साहब पता लग चुका है। हाँ। हालांकि ये करने वाला अमेरिका है, लेकिन सामने इंडिया के है। लिए भाई साहब खतरे बढ़ते जा रहे हैं और अमेरिका से सिक्योरिटी मांगना इंडिया की मजबूरी है। हाँ जी, अगर उस अगले में ना, सिर्फ मैं- सारी प्लानिंग 2 महीने सारी प्लानिंग अमेरिका की है। जो मर्जी आप हाँ कर लो। जी। अच्छा, 2 महीने पहले बात तो इसी शेख हसीना की जबान है, 2 महीने पहले इस दंगे से मुझे कहा गया, अड्डे के लिए बोला कि अड्डे दो, इन्होंने अवाम में आके नहीं बताया। अब जब सारा बाग उजड़ गया उस वक्त इंडिया में जाके तो उन्होंने बता दिया, उस वक्त नहीं बताया। अगर ये अड्डे दे देती क्या खलल पैदा होना था, नहीं होना था। लेकिन नेपाल में इनके रिलेशन तो खराब है। खराब होने थे बिल्कुल, भाई, लेकिन इन्होंने अड्डे नेशनल- नहीं दिए भाई, और ये खलल पैदा हो गया। अच्छा, ये अमेरिका ने करवा मेरी दिया। बात सुन ले भाई। बात वो यही कर रहे हैं। नहीं, ये सुन ले, नेशनल सुन ले। इशू होता है, अवाम में आके कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऐसे नहीं कह सकता। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उस दिन कहा था, तो फिर इमरान खान को क्यों कहते हो? जो बात- टीटीपी की बात आप रोज मेरी- कहते हो, मेरी प्लानिंग की, बात- मैंने मेरी कल बात- भी कहा मेरी था। बात- आर्मी का दबाव था, जैसे कि अमेरिका का दबाव था, वो नहीं बता सकी। इमरान खान भी उस वक्त नहीं बोले, तारफ अली भी सदर होकर नहीं बोला। आप कह रहे हो वो मुलव्वस है, वो दहशतगर्द है। अब इसको भी कहो ये दहशतगर्द है। हमें बात कहते और फिर- बता दूं, मैं यार, बैठ जा, बात तो सुन ले। अजीब बात है भाई, अपनी बारी आ जाए तो वो साफ पलड़ा झाड़ देते हो। उधर आपने पाकिस्तान में बात है तो इमरान खान को टीटीपी बना देते हो। अच्छा बात सुनो, उसकी भी सुन ले। बात ये है कि जो शेख हसीना है ना, उस पे ग्राउंड रियलिटी एशिया की ये है कि जिस मुल्क ने अमेरिका को स्पेस दी ना, उसके आसपास साल 15 खत्म हो जाने। अब इंडिया उसकी खुद की में तबाही हो जाती है। इंडिया की मजबूर हमने ये भुगता है। हाँ हमने जी। ये भुगता है मुशर्रफ के दौर से लेकर 2014 तक, जब हाँ। तक अमेरिका अफगानिस्तान आज क्यों तो यार आप तो हो ही उनके कानूनी, आप तो हो ही कानूनी। यार मैं बात भाई, और मजबूरी है, ना बने तो भाई साहब वो वाट लगा देता है। पहले नहीं लगी अब तेरे पास नहीं पहले लगी। थी। अभी तो कुछ भी नहीं लगा वहाँ। तेरी इज्जत है ही नहीं दुनिया में कहीं भी। कोई बात- तेरे पास बात कोई बांग्लादेश वैल्यू की कोई कर वजह एक- नहीं एक- देता। एक मिनट। पाकिस्तान में पैसा किसका चलता है? अमेरिका की चल रहा और किसका चल तो रहा? पाकिस्तान का चलता है मेरा भाई, सिक्का पाकिस्तान का चलता सिक्का है। पाकिस्तान की वैल्यू क्या है? वैल्यू की बात वो का भी है। है, फिर भी अभी तक तो तेरे बेहतर है। रुपये की तो कदर ही दुनिया में नहीं है। यार अच्छा एक मिनट, यूरोप को आज तक ये नहीं समझ लगी कि भाई अमेरिका को आके दिखाने की ताकत वो आगे ना दिखाओ, उनके साथ तजारत करो, मिलो जुलो, इतने तलवे तो ना चाटो। उसने वो चाटने पड़ते हैं, मजबूरी चाटने है। पर से फिर चाटते रहो, फिर और तो उसने- बुढ़ोपी के बाद छोड़ दो। और हम भी इंडिया कभी ज्यादा करेंगे। बड़ा कंट्री आज उसके पीछे और मेरी बात सुनो, तलवे तो नहीं चाटता ये वही होता है। तलवे तो वो नहीं चाटता चाटता है। अपनी कंट्री लीड भी ये तो को कर भाई, रहा है। ये को भाई बताओ गुस्सा भाई। क्यों- आप तो पाँव में गिर गए हो। और गुस्सा क्यों बताओ कर रहे भाई। वो पन्नू को अमेरिका में जाके अपने एजेंसी का बंदा पन्नू को मारने के लिए अमेरिका भेज सकते हैं। आपकी इतनी औकात नहीं, उफ भी कर जाए अमेरिका तारक में। भाई, वो कनाडा में जाके बंदे को तारक- मारा देते तारक भाई। हैं। उनकी एजेंसी आप क्या कर ये 9/11 पाकिस्तान ने नहीं करवाया। किसने करवाया? पाकिस्तान नहीं बनाया। अब भाई साहब पता नहीं वो कौन ये है। सारा कुछ होता है। पाकिस्तान क्यों नाम है उनका? 9/11 की औकात ही और नहीं। ये को ये भाई- सामा को किसने रखा हुआ था? एकदम अबे जब सामा कितनी बार कह चको पाकिस्तान में नहीं था। हमारे मुल्क में तू क्या उज्जैन बंदा यार तारक तारक भाई, मैं पागल तो नहीं तू हो गया? मारा गया अहमदाबाद से। नाम सामा पाकिस्तानी नहीं था, वो बिन लादेन लगता है, वो सऊदी अरब का खिलाना था था। किधर? सऊदी अरब में रहता अपने था। आखिरी सांसें किधर लिए मुद्दा हुए थे? कौन सा पता नहीं वो है? कहाँ, वो पहले कब मर गया कहीं बेचारा, पहले के कहीं मर गया कि प्लानिंग थी। बैठ जा, बैठ जा। पाकिस्तान अफगानिस्तान से 4 हेलीकॉप्टर उठते हैं जी, ये बात पाकिस्तान तो में प्लान बना के सुनो, चले बात तो जाते। सुनो। बदनामी पाकिस्तान को देके, क्योंकि जरदारी ने मोटी रकम ले ली थी। अच्छा बस कर, तू इतना ही अकल वाला इतना है। ही अकेल वाला है।
ये अपना तारिक भाई बात है कि पाकिस्तान अब IMF से डील कर रहा है $7 वाह बात तो सुनो यार करो करो हादसा आ रहा है मुझे 5-6 अरब इनके पास है, उसके पास से $72 अरब। उसने बांग्लादेश को नहीं छोड़ा, अमेरिका के बगैर यहाँ कुछ नहीं होता। उसने जरा बोला कि मैंने आपको स्पेस नहीं देनी, उसके बाद बांग्लादेश तो हम भी तो यही कह रहे हैं अमेरिका के बगैर नहीं चल सकते, लेकिन अमेरिका के नीचे इतना न लग दो कुछ ना कुछ अपना भी तो बनाओ। नौजवान कम पढ़े लिखे इस कंट्री में, अच्छा आपको लगता है पढ़े लिखे नौजवानों को ना नौकरी है, ना बिजनेस है, ना कारोबार। अगर कोई बंदा बैठ से भी आके इन्वेस्ट कर रहा है या कर रहा था, वो भी चले गए। वजह क्या है? ना सिक्योरिटी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, कुछ भी नहीं इधर। क्यों नहीं यार? बांग्लादेश इतना नीचे लेवल क्यों आ गए? बांग्लादेश की तरह नौजवान यहाँ पे निकल 15 सालगिरह होगी, 17वीं सालगिरह होगी पाकिस्तान बनने की। इससे तो बेहतर था ना ही बनाते पाकिस्तान। क्यों बनाया? अगर यही हालात रहने थे। एक सैंक्शन तुम्हारा पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है? यार हमारे ऊपर तो समझो लगे हुए हैं। नहीं लगे अभी ना नहीं भी लगे, समझ हमारे ऊपर लगे हैं। अब ऊंची सांस भी नहीं ले सकते। इस दुनिया जो में बंदा क्या है? बोलता है उसको छितर पड़ते हो, जेल में चले जाते ये हैं। है अब मुद्दा कहीं तू और तो कब लेके का जा भौंक रहे रहा हैं। है, तुझे तो कोई नहीं जेल में डाल रहा। वो तेरे अब्बू जो बोल रहे हैं उनके खिलाफ वो किधर है? तो किधर है? वो जियाद जो बोलता है, वो जो बोलते थे वो जियाद वो किधर लेकिन गया? ना, भुट्टो किधर गया? वो किन्होंने मरवाया? अच्छा अभी बांग्लादेश में अभी खुद ही बात कर रहा है, खुद ही बात खुद कर ही रहा है। बात कर रहे हैं। कि भुट्टो ने बोला, दया ने बोला, और दूसरा क्या था उसका इराक का जितने भी हैं गद्दाफी भी थे और गद्दाफी भी, आप सदाम लोगों भी। के लिए एक सबसे जो बेनिफिशियल खबर है, शायद यूट्यूब ये एग्री न करे, सबसे ज्यादा इंडिया जो इसराइल का जो इन्फ्लुएंस हो रहा था ना इधर हमारे साउथ ईस्टर्न इंग्लिश में, वो हो रहा था उसके बेनजीर के दौरे हुकूमत में, जब बेनजीर ने बहुत इनको रोका, जो जनरल रिपोर्ट है। अब जब 2007 में बेनजीर वापस आई, मतलब एक अच्छा खासा उसका कातब बन गया, आते आदमी ने सिफारिश कर दी। यहाँ यही चलता है यार, क्यों आदमी नहीं आप मारा था मानते? उसे। और किसने मारा? अब ये ना कहना उसके मियां ने मारा है। ओए अल्लाह। ये जालियत की इंतहा ये होगी। पागल बंदा देखो कह रहा है बेनजीर को आदमी 2 ने दफा मारा। वो उसकी वीडियो आपको मैं दिखा दूंगा। अब इसको डर नहीं लग रहा? अगर मैं ये लफ्ज बोलता भी आदमी ने मरवा दिया है, तारक के टट्टे शार्ट हो जाने थे। आप लोग अब ये कह रहा सीधा वो लफ्ज बोल रहा है आप लोग कहते हो कि जरदारी ने मरवाया था, कि अजीब बात है। जरदारी इसके उसके साथ बड़े अच्छे रिलेशन यार जिसने भी मरवाया उसको मरवाया गया भाई, हाँ जी। किसी ना किसी वजह से मरवाया गया। अब सबूत होते तो भाई साहब बाहर के कंट्रियों के भी एजेंसी आई थी, किसी को ऐसे ही है। सबूत तो नहीं मिले। नहीं मैं सबूत सीधा तारक सीधा कब डाल के दिया। होते हैं, दिखाते नहीं है। चलो ना होते हो पर्दे के पीछे काम रखते हैं। हम खुद से ऐसे ब्लेम कैसे लगा सकते हैं? अमेरिका बाकी की भाई, प्लानिंग बात ये है कि बांग्लादेश में भाई साहब बात ये है कि दो बांग्लादेश कट में। बात ये अमेरिका भाई साहब चौधरी है, बेशक। वो गेम को अपने हिसाब से खेलता है। पॉलिसी है कि किस कंट्री को किस हिसाब से करना है। हालांकि देख रहे हैं कि भाई इंडिया जो है वो उसको दबाने की हर दफा कोशिश की अमेरिका ने, इंडिया काबू में नहीं चढ़ा। अभी जो खराबी बांग्लादेश में हुई है भाई साहब, इसका सबसे बड़ा लॉस किसका है? इंडिया का। इंडिया के सर पे ऊपर एक और दुश्मन बिठा दिया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। और भाई यहाँ पे भाई रॉ जो है वो फेल है, उसको पता ना चाहिए था कि ये काम अमेरिका कर रहा है, कुछ ना कुछ तो रोकते। अब ISI को खान साहब भी बोल रहे IS से इन्वॉल्व है, ISI तो भाई रात किधर थी? उसका तो एक ही काम है ISI तो पहले मामला शुरू होने से पहले इन्होंने अच्छा, क्या निकाल दिया था भी पाकिस्तान आपका के- एक सवाल का जवाब दो। आप बार बार ये कह रहे हो कि इनको बना दे। 1 करोड़ हिंदू है, आप कहते हो डायरेक्ट 1 करोड़ हिंदू को इंडिया एक बात एक करोड़ यार बात तो एकदम सुन नहीं, लो। एकदम एक नहीं। बात सुनते नहीं हो। हाँ, सुनाओ। 1 करोड़ हिंदू के एकदम इंडिया कैसे बना दे? हो सकता तो मैं कब कह रहा हूँ 1 करोड़ को एकदम ही बाड़ा खोल दो मत खाया दूसरे जानवरों की तरफ ले आओ। पहले नंबर तो कुछ बात प्लानिंग की प्लानिंग पहले की- नंबर तो बात तुम्हारी गलत है हाँ। कि भाई वो बांग्लादेश क्या उनका कंट्री नहीं है हिंदुओं का? है, लेकिन उनकी जान को खतरा में मारे जा रहे हैं वहाँ पे। तुमको वही सोच ले वो जान ही महफूज भाई नहीं। पाकिस्तान से निकाल दिया तो उधर से भी निकाल लो, अकेले मुसलमान ही रखने हैं। ओ भाई उनकी जान महफूज नहीं, खुद कह रहे हमारी जान महफूज बांग्लादेश में नहीं कितने है, एक मार दिए अपनी उन्होंने। कंट्री में नहीं है। अच्छा जितने 50 इससे मुसलमान ज्यादा मर चुके हैं। अजीब ही बंदा बात हिंदू करता कितने है। वो या तो फिर वो क्या लेने गए हैं? आपने वीडियो नहीं खुद की? कौन लेने गए? वो क्या लेने के बॉर्डर के किनारे पे? कितने के वो सारे हिंदू थे, थोड़ी थे। नहीं, टोटल हिंदू तो क्यों पनाह मांग रहे थे? वो किससे जब आर्मी कह रही थी मोदी साहब कहेंगे तो हम इजाजत दे अपना सकते हैं। कंट्री में हो ना तो लोग भागते यार हैं।
तो क्यों जान ही बचा के भाग रहे 30 थे ना, करोड़ बंदे वो अपनी कंट्री में बैठते ना निकलते। 30 करोड़ बंदों में से 20,000 ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया, दुनिया वो कह रहे हैं कि हमारी इबादत गाह को गिरा दिया कि हिंदुओं के अच्छा, इबादत अब गाह है। तो पूरी डिटेल में चलेगा, बात मुद्दे पे नहीं करेगा ये बंदा। और मुद्दा ये है कि उनकी जान को खतरा है, आज भी नहीं है खतरा खतरा, है। नहीं खतरा। ले, अच्छा भी कोई एक बंदे को भी इंडिया पनाह ना दे, बस बात ठीक है। इतनी खत्म। आसान ही है तपना, बात खत्म। ऑलरेडी इतनी ओवर पॉपुलेशन होगी इंडिया की, वो खुद के लोग बेरोजगार बैठे हैं, वो किधर जाएं? चलो बात खत्म हो गई, कोई पनाह ना दे, आसान काम होता है। ठीक है। वो मरे बांग्लादेश में बंगाली है, कितने वो के बंगाली है। होंगे? 204 तो फिर आवाज है वो चुड़ क्यों नीचे से इंडिया के एंकरों को आ जाती है? क्यों बात करते हैं हिंदुओं को मार रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं, ये खुद को वो बातें क्यों करते हैं? खुद को सही साबित करने के लिए ये किसी हद तक गिर जाता हाथ निकल गिर जाता है, फिर कहते हैं इंडिया की मीडिया आवाजें क्यों उठाती है कि देखो हिंदू भाइयों को बंगाली के बांग्लादेश में मारा जा रहा है, मुस्लिम भी मर रहे हैं। अब मैंने नहीं कहा, तू खुद कह रहा मुस्लिम भी मर रहे हैं। मेरी बात एक मिनट में, पाकिस्तान ने कितने फलस्तीनियों को दे दिए नेशनलिटी? पाकिस्तान से मांगी काफी उन्होंने, उनको पता है पाकिस्तान तो खुद सबसे ज्यादा तो गला तू फलस्तीन के लिए फाड़ता है। जब तेरे मुल्क के इदारे नहीं चाहते कि वो इधर पनाह लेके आ इदारों जाए। पे बात आ जा। हाँ, ये खुद स्ट्रॉन्ग तो है नहीं, जब खुद इनकी के अपने वहाँ भूखी मारी, इंडिया के वहाँ में इतनी भूखी नहीं, इतने बुरे हालात नहीं जितने हमारे यहाँ बुरे हालात हैं। हमारे जैसे ही है भाई, नहीं हमारे जैसे तो ना मिला इंडिया को। हमारे जैसे ही है। गुर्बत होगी लेकिन हमारे जितनी नहीं, हमारे इंडिया हमारे जैसे हालात नहीं। भाई हमारी आवाम के पास बड़ा पैसा, उनकी आवाम भी तो इतनी ज्यादा, ये भी तो देखना क्यों यूसुफ? इंडिया की। फिर अगर कुछ गुर्बत है वो काम तो कर रहे हैं ना, तेरे मुल्क में तो काम ही नहीं हो रहा, किसी गुर्बत पे, सेहत पे, तालीम पे कोई काम नहीं हो रहा, सारा कुछ हो रहा है यार। कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ हो रही है लुट मारी हो रही है, मारा मारी हो रही है, बस प्लानिंग हो रही है कि किस तरह किसी और को लाना है, कैसे लाना है, उसको कितनी देर बिठाना है, कैसे पैसा वो खाना अमेरिका है, की मर्जी होती है। अजीब बंदा है वो। बंदा है। कहाँ से बाकी कहाँ भाई बात? उन्होंने भाई जो ये जो 3 स्टूडेंट थे ये भी प्लांट किए गए भाई। ऐसे बिल्कुल। इनको पावर दी गई है, इनको फंडिंग हुई है, तभी ये इतनी खराबी हो रहा है। और इतने बड़े लेवल पे खराबी करना कंट्री, वो तो आप कह चुके हैं ना अमेरिका है। या तू बात कर ले फिर मैं नहीं चुप है। तू एक बंदे क्लियर बात ही नहीं कर रहे। क्लियर बात तो ये तेरी बन रही है ना कि तू फिर अच्छा, लड़कों को तू कह रहा है भाई, कि ये खाना खाना तो उन्होंने पैदा Wind up किया। करने दो, wind up। खाना ब्याह को कौन लेके आया? वाइंड अप तू नहीं करना है, कर दे खत्म, एंड करना है भाई तो साहब। एंड ये है कि खादा ब्याह को कौन लेके आया? जमात इस्लामी को कौन लेके आ रहा है? वो जेल में किसने डाला था? शेख हसीना ने डाला हुआ था। वो उसको खटकते थे, वो नहीं चाहती थी कि ये आ जाए मेरे दुश्मन मेरे सामने। अब उनको बरी कर दिया गया, खादा ब्याह को फूल निशावर किए जा रहे हॉस्पिटल में जाके। कल को तेरा कौन काम कर रहा है? छूटेगा तो उसपे खालदा जिया ने जब आई तो उसने शेख हसीना को नहीं हॉस्पिटल जेल में डाला। यार मैंने तुझे पहले बता दिया था इन दोनों की आपस में नहीं बनती, ये दोनों मुखालिफ खालसी हैं। दुश्मनी है, एक दूसरे के परिवार के लोगों को मरवाया। ये इतनी पुरानी बात हो गई। अजीब बंदा है। हो गया फैसला, हो गया तू फैसला। बता फाइनल कहां हो पर गया है फैसला। फाइनल ये कि अमेरिका ये प्लानिंग कर रहा था और हो गई। हाँ। और हुकूमत और ये खालदा जिया की, ये मोहम्मद यूनुस का कठपुतली के ये हट जाएंगे, जी। खालदा जिया आ जाएगी, अमेरिका के अड्डे बन जाएंगे, वो अपनी मर्जी से कानून वहां चलाएंगे, बस जैसे हमारे मुल्क में चल रहा ठीक है। है। बस यही प्लानिंग है अमेरिका अमेरिका की। की गेम देख लो भाई, यहाँ पे एक तो वहाँ पे अमेरिका के अड्डे भी बनेंगे, दूसरे नंबर पे इंडिया के साथ तो बांग्लादेश की तू मैं भी चलेगी, खराबी भी चलेगी बॉर्डर पे। ऐसे ही। मैं देख रहा था वीडियो भाई साहब के पाकिस्तान से काफी ज्यादा असला इंपोर्ट किए जा रहा है, और एक कमिश्नर जो है वो बांग्लादेश का पाकिस्तान में भी आया है, तो यहाँ पे आर्मी एक्सचेंज की जाएगी भाई साहब, ये खराबी होगी। नहीं तो असला क्यों खरीद रहे हैं? क्या जंग लगी हुई किसी के साथ तो उनकी? भाई साहब यही तो वो मुद्दा तो है। मुल्क के अंदर के काम अब मसला है। अब खान सर ने एंड पे एक छोटा सा नुक्ता दिया कर के लिए बंदे ने नोट किया, हमने वो किया जो भाई। चिकन वाली वो गर्दन है ना दिखाते हैं जी। कि वो छोटा सा एक एरिया है जो बांग्लादेश और चाइना के दरमियान आता है, 22 इंडिया- किलोमीटर का एरिया है सिर्फ। वो अगर कट जाए तो वो एक पूरी स्टेट जो है इंडिया की वो कट जाएगी हिंदुस्तान से। और मेन मकसद तो फिर यही हुआ। छोटी छोटी चीजें देखनी पड़ती हैं, मुल्क है, मेन ये मकसद घर नहीं नहीं भाई है। साहब, अगर खान साहब बोल रहे हैं कि भाई उस एरिया पे कब्जा करना चाहिए बांग्लादेश के,
अगर इंडिया में अगर हिम्मत है तो भाई करे, मोदी साहब की अगर पावर जो है इतनी, हाँ, बात हाँ है। करना तो उस चाहिए। एरिया पे कब्जा करे और ले भाई जाओ। अपने एरिया को उस सेफ करे। कब्जे से बचने के लिए तो मसला पाकिस्तान से ले रहे हैं। अब तू कह रहा था कंट्री के अंदर ही फिर मामला मसला है। तो इंडिया आर्मी बांग्लादेश की को लेना चाहिए था। तो कौन ले तो रहा कौन है? ले रहा है यार? कमिश्नर सवाल बोल बच्चे रहे नहीं हैं। बाबा, कौन ये ले कह रहे रहा थे है? कमिश्नर की बात कर रहे हैं। यार उसे मैंने समझ- बोला कि कमिश्नर पाकिस्तान में आया वो या तो तुम्हें- बुनियादी कमिश्नर आया हाँ हुआ। जी। तो आना तो आर्मी के किसी मेन ऑफिशियल वो वहाँ यहाँ पे काम करने के लिए आया है। अच्छा वो पाकिस्तान में काम और डेल आर्मी का ऑफिसर नहीं करता, खुदा का नाम है वो ऑफिसर। तेरी आर्मी तो हर कंट्री में जाके हमारे करती है। कमिश्नर या फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं। नहीं 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 तो जानते हैं। तू मुझे दिखा दे कब किधर गए तेरे तो आर्मी चीफ जाता है। अब भी तेरे आसम मुनीर जाके व्हाइट हाउस में गया है। वो तो शहजादा बंदा जाना साथ तो फिर उधर तो कहते हैं आर्मी नहीं करती, हमारी तो करती आर्मी अच्छा, है। दूसरी दुनिया के जो आर्मी चीफ है वो दौरे नहीं करते दूसरी कंट्री में? वो सारी कंट्री को लीड नहीं करते। ये जो फॉरेन मिनिस्टर है, तो दौरों क्यों हुई है? वजीर दिफा है, अच्छा। फॉरेन मिनिस्टर, इनके तो आर्मी- मामले हमारा आर्मी चीफ अच्छा, करता सही बात है। है। दूसरी कंट्रियों को क्यों नहीं करते? दूसरे के नहीं करते। नहीं करते। आर्मी इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है तो फिर उसका वो काम कभी आर्मी ने संभाला है? बाहर वो अम्ब लेने जाते हैं। वो जो आर्मी का काम होता है जो उसी में लगा होता है वो ही तो करते आसम हैं। मुनीर क्या करना चाहते हैं? आसम मुनीर फॉरेन मिनिस्टर भी है, वजीर दिफा भी है, वजीर दाखिला तो भी है। पाकिस्तान में फॉरेन मिनिस्टर नहीं है? है लेकिन वो नाम के है। जब सदर होता है नाम का, वैसे वो भी नाम की है। तो फिर इमरान खान को क्यों कुर्सी पे बिठाना चाहते तो हैं? भाई वो भी तो नाम का ही था। तो क्यों बिठाना क्यों चाहता है? अब जब फिर वो बात आ गई, मैं कितनी बार कह रही हूं, अब जब आएगा पावर के साथ आएगा। सिर्फ अब उसके हाथ में पावर होगी, सारी पावर और कमार फौज में नहीं होगी, हाँ। ऐसे हाथ में इमरान खान की होगी। कोई ये नाचेगा नहीं किसी की इशारे मेरे हाथ पे। में पावर होगी और वो उसी हाथ में मुट्ठी लगाएगा। अच्छा ठीक है, मैं अपनी राय रुकता है, कमेंट सेक्शन में मिलते रहे, मेरी साथ तब तक इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।